हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विज़न एस का जो टेस्ट है, टेस्ट 11 है, ये पॉलिटी का, ये डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वो डिस्कस किए हैं, इसी चैनल पर अपलोड किए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कोड दिया है 3188, ठीक है। सो 2021 का है ये कोड से ही मतलब पता चलता है कि कौन सा टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं हर मतलब जो एवरी 25 क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब हर 25 क्वेश्चन के बाद में यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है वो एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया होता है डिटेल में। सो एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको उससे रिलेटेड और ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ना, पूरा डिटेल में दिया है। सो ये मैं एवरी 25 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आपको जैसे लगता होगा लाइक 10 क्वेश्चन के बाद करना है, सो आप मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा कि 25 क्वेश्चन के बाद में मतलब उस 25 क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ ही मैं बताता हूँ वैसे एक्सप्लेनेशन, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। बट अगर उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, सो मुझे उसी टाइम पे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ दो पीडीएफ है। ये आंसर की पीडीएफ अलग है और जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है वो थोड़ा सेपरेट है। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसीलिए मैं 25 क्वेश्चन के बाद में ही उसे डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैं आंसर आपको बताता हूँ जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन उसको डिस्कस करता हूँ, उसी टाइम पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। बट उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और भी आपको कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, सो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ सजेशन वगैरह देना होगा, सो आप सजेशन दे सकते हो कि मुझे किस तरीके से करना है, 25 करना है, 10 क्वेश्चन करना है, या फिर क्या करना है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, वैसे तो आता ही है कॉपीराइट स्ट्राइक, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट मैगज़ीन है। सो उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है। सो आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं लिंक पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ, ठीक है। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए आपको, उसमें से आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सो फर्स्ट है, इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द काउंसिल। थर्ड है, इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द लीगल एजुकेशन इन इंडिया। सो ये तीनों सेंटेंस यहाँ पे सही है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ऑफ दिस काउंसिल। एंड ये स्टैंडर्ड ऑफ फॉर होती है, मतलब लीगल एजुकेशन होता है इन इंडिया के लिए, ठीक है। इट्स ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर लीगल एजुकेशन इन इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे जो लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ये उनको हैंडल करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। और ये पूरा जो टेस्ट है ये पॉलिटी का है, ठीक है। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो होता है वीवीपैट, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है। सो 3 ऑप्शन दिए आपको। नेम ऑफ द कैंडिडेट वोटेड फॉर, हाँ ये सही है। सिंबल भी यहाँ पे होता है कैंडिडेट एंड पार्टी का। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसका सिंबल भी प्रिंट होता है। अगर आपने मतलब वोटिंग की होंगी, अबो 80 होंगे, अबो 18 अगर आप होंगे, सो जबकि आप होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी तभी दे सकते हैं हम। और नेम ऑफ़ द वोटर नहीं होता है, ठीक है। नेम ऑफ़ द वोटर यहाँ पे नहीं होता है, वो हिडन फॉर्मेट में होता है।
सिर्फ 7 सेकंड के लिए होता है ये प्रिंट, अब मतलब दिखता है हमें वीवीपैट में, वहाँ पे एक ऐसी विंडो लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमको मतलब किसे वोट दिया है हमने वो दिखता है वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे 1 and 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पूछा है आपको, रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी के बारे में यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पे, इट्स मैंडेट टू ओवरसीज द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूसी ऑफ द सोसाइटी, क्या ये मैंडेट करता है ओवरसीज टू द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द ईडब्ल्यूएस सोसाइटी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड है, वाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट इट हैज़ ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। हाँ, ये बात सही है, ऑल द पावर होते हैं ऑफ सिविल कोर्ट। जब इंक्वायरी होती है एनी कंप्लेंट इट हैज़ ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट है यहाँ पे, इट एम्स टू कर्ब द ओपन एक्सेस टू डाटा जनरेटेड बाय द वेरियस एंटिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है, नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है, ऑल डाटा क्रिएटेड बाय द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट डाटा, ये भी गलत है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे नन है, ठीक है, यहाँ पे नन है, ठीक है, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। आपको करेक्ट पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट पूछा है विथ रेफरेंस टू द सिटीजन्स चार्टर से रिलेटेड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है, इट इंक्लूड्स विज़न एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये बात सही है, इसमें इंक्लूड होता है विज़न एंड मिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन चार्टर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड है, इट इज़ अ लीगल एनफोर्सेबल एंड देयरफॉर इज़ अ जस्टिफिएबल, ठीक है। सो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये सिटीजन चार्टर से रिलेटेड नहीं है और यहाँ पे लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इट स्टिपुलेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स, ये सही है। उसके बाद में डी है, इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस डिलीवरी। सो ये जो सिटीजन चार्टर से रिलेटेड 1 A C and D, ये सही है, बी गलत है, वही आपका आंसर है, ठीक है। सो सिटीजन चार्टर के बारे में हम जब 25 क्वेश्चन होंगे तब उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एक्सप्लेनेशन पार्ट में पूरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द CVC के बारे में आपको पूछा है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे, द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड द अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस आर द सेम दोज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं, ठीक है। मतलब जो सैलरी एंड अलाउंसेस दी जाती है एंड अदर जो कंडीशंस होती है CVC की, सेम उसी तरीके से होती है जैसे चेयरमैन होते हैं UPSC के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे, द एक्सपेंसेस ऑफ द CVC इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। सो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2, ठीक है। 6 का C है, ठीक, बोथ 1 and 2। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर द फ्री लीगल एड इन द इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रोविज़न ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के बारे में पूछा है 1987 का जो था। सो मतलब कौन एलिजिबल होते हैं यहाँ पे? सो ये मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, डिफरेंटली एबल पर्सन, चिल्ड्रन एंड वुमन, ये सभी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा था आपको क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बैरियर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस के बारे में पूछा है, करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए, एक्सेसिव सेंट्रलाइज एंड पॉलिसी एंड एक्शन प्लान्स। फर्स्ट है
यहाँ पे होता है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड द पॉलिसी एंड द एक्शन प्लान। हाँ ये सही है। उसके बाद में यहाँ पे लो लेवल्स ऑफ द कंप्लायंस रूल्स बाय द सिटीजन्स, ये भी सही है। इनइफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम भी होता है यहाँ पे। सो ये जो बैरियर्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, बैरियर्स है ये, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड पॉलिसीज होता है, एक्शन प्लान, लो लेवल्स ऑफ कंप्लायंस होता है, रूल्स बाय द सिटीजन्स, और इनइफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ परफॉर्मेंस होता है इवैल्यूएशन सिस्टम में। सो ये बैरियर्स है, मतलब रुकावटें हैं गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका सही है 9 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पे करेक्ट पूछा है और यहाँ पे आपको बताना है, 3 ऑप्शन दिए आपको। फर्स्ट है यहाँ पे मैटर्स रिलेटेड टू द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्रमोशन और ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, ये सही है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड है, वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ये गलत है। जो यूपीएससी में होता है रिजर्वेशन जो होता है अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो कंसल्ट नहीं किया जाता बाय द गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं अफेक्ट करता है पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ सिविल कैपेसिटी, सो ये 1 और 3 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 और 3 सही है, सेकंड गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में पूछा है आपको, एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंडर में भी नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में भी नहीं आता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर में भी नहीं आता है। सो ये नन ऑफ द वो है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको हम देखेंगे बाद में। सो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है, इसका आंसर मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीज़न प्रपोज फॉर इम्पोजिंग कंपलसरी वोटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट पूछा है, 3 सेंटेंस दिए। द राइट टू वोट इज़ द इंडिविजुअल राइट विच सिटीजन्स could decide whether to exercise or not right to vote, सिटीजन्स डिसाइड नहीं कर सकते, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो it results in a higher degree political legitimacy as it is based on the higher voter turnout, so हाँ ये सही है, it result in the higher degree of the political legitimacy as it is based on the higher voter turnout। थर्ड है यहाँ पे टास्किंग पार्टीज जो होती है, जो अट्रैक्ट करते हैं वोटर, इज बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ द वोटर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट विद द पॉलिटिक्स, so ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे ओनली 2 यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको पूछा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC से रिलेटेड पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग, 3 ऑप्शन दें, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। और फर्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है। NCSC ये स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। उसके बाद में सेकंड है, इट इंक्वायर्स इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द SC, ये सही है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड है, इट investigate and monitored all matter relating to the constitutional and other legal safeguard for the SC, 2 और 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे लास्ट में। वो अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। जो CIC होता है ना, CIC एंड SIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद CIC का भी ये हुआ अमेंडमेंट वगैरह हुआ है, सो ये ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मतलब अपने हाथ में रखी है, ठीक है। अभी उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, क्रिटिसाइज़ किया गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, विच विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के बारे में पूछा है, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, प्रोविज़न ऑफ द फॉर द यूज़ ऑफ द EVM,
EVMs आर प्रोवाइडेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। हाँ ये सही है। और EVM डाटा इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड थ्रू द सेंट्रलाइज स्टोरेज सर्वर। ऐसा नहीं किया जाता है, स्टोर मतलब मॉनिटर नहीं किया जाता है। और EVM कम्प्लीटली एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द बूथ कैप्चरिंग। ऐसा भी नहीं है। सो ये ओनली वन यहाँ पे सही है, ठीक है, EVM से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सेवोत्तम सर्विस डिलीवरी एक्सलेंस मॉडल। सेवोत्तम सर्विस डिलीवरी एक्सलेंस मॉडल से रिलेटेड आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए। सो फर्स्ट है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजन चार्टर, साउंड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस मैकेनिज्म एंड सर्विस डिलीवरी प्रिपेयर्डनेस अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट। सो तीनों ही यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सो इंटरस्टेट काउंसिल ये है। और इसके बाद में यहाँ पे GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, GST जिसे बोलते हैं। बट जो जोनल काउंसिल है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का 1 और 3 है, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, CGI जिसे बोलते हैं, इससे रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इट इज़ कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क टू असेस द स्टेट ऑफ द गवर्नेंस इन ऑल द स्टेट एंड यूटीज। हाँ ये सही है। उसके बाद में यहाँ पे इट कंट्रीब्यूट्स इन ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट द स्टेट लेवल, ये भी सही है। बट ये पब्लिश नहीं किया जाता बाय द नीति आयोग द्वारा। सो ये गलत है, थर्ड गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 18 का 1 और 2 ओनली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में आपको पूछा है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है, अभी न्यूज़ में था। सो यहाँ पे करेक्ट बताने आपको 2 ऑप्शन दिए। इट इज़ ऑथराइजेशन टू मेक यूज़ और सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यूज़ अ पर्टिकुलर प्रोसेस दैट हैज़ बीन पेटेंट विदाउट द नीड ऑफ द परमिशन ऑफ द पेटेंट ओनर। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड है इट इज़ मेंशन अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पेटेंट इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का जो है। सो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है, बोथ 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS के बारे में पूछा है। सो यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMS इज मॉनिटर द फ्लो ऑफ द फंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSC। सो ये गलत है, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद में ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, ये सही है। ओनली बी यहाँ पे सही है, सेकंड ऑप्शन ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC के बारे में पूछा है आपको करेक्ट बताना है। 2 सेंटेंस दिए यहाँ पे। कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो मैंने बोला था ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मतलब पूरे पावर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए मैक्सिमम। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। जो भी कमिश्नर का जो ऑफिस होल्ड किया जाता है उसकी जो टर्म होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, निर्धारित की जाती है। और ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो ये दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है, एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो CIC SIC के बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर अभी न्यूज़ में थे 2020 में 21 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी आर रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। पुलिस रिफॉर्म से आपको यहाँ पे कौन सी कमेटी मतलब थी आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो रेबरो कमेटी है, रिबरो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पद्मनाभा कमेटी है एंड मल्लिमत कमेटी, ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है बट नरेश चंद्रा कमेटी नहीं है, ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में। लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि मेन पार्ट में वही मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सो और अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पे डिपार्टमेंट डी है, अटैच ऑफिस एंड मिनिस्ट्री बताना है आपको, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में नहीं आता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर इसमें भी नहीं आता। सो ये इसका भी देखेंगे हम। ओनली वन यहाँ पे सही है, ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं।
इलेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कौन सा इलेक्शन ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को मतलब वो कास्ट प्रोवाइड करता है फॉर द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, आपको करेक्ट बताना है। सो ग्राम पंचायत करता है एंड म्यूनसिपलिटीज़ करता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करता है एंड राज्यसभा नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रेड एग्रीमेंट इन न्यूज़ में जो अभी थे और कंट्रीज़ के बारे में आपको बताना है। सो आसियान ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन का है, ठीक है। अक्सर न्यूज़ में रहता है। इसके मेंबर, इसका मतलब जो डेट है इस्टेब्लिशमेंट का, उसके जो और एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए आसियान से रिलेटेड, ठीक है। और क्या क्या मतलब अभी एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं वो भी अपडेट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये सार्क कंट्रीज़ का है, ठीक है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, ठीक है। और जो मर्कसर है ये अफ्रीका का नहीं है, ठीक है। सो करेक्टली बताना था आपको, 1 और 2 सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन हो गए। सो हम इसको मतलब अभी आंसर पार्ट में जाते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट में। सो ताकि आपको आइडिया लग सके कि मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े उससे रिलेटेड और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। सो आंसर पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर द एडवोकेट एक्ट, ठीक है। एडवोकेट एक्ट 1961 का ये रेगुलेट करता है एंड रिप्रेजेंट करता है इंडियन बार को, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट सही था हमारा। और इसके फंक्शन यहाँ पे दिए। सो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट्स फॉर द एडवोकेट्स। सेफ गार्ड करता है द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स टू प्रमोट एंड सपोर्ट द लॉ रिफॉर्म। उसके बाद में ये प्रमोट करता है लीगल एजुकेशन टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन। रिकॉग्नाइज करता है यूनिवर्सिटीज़ वुज डिग्री इन द लॉ शॉल बी क्वालिफिकेशन फॉर द एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। ऑर्गेनाइज करता है लीगल एड टू द पुअर। उसके बाद में रिकॉग्नाइज करता है ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस एंड द फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेन आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द एडमिशन एज एन एडवोकेट इन इंडिया। और यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ members elected from each state bar council, ठीक है, एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो आर द एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद में यहाँ पे जो मेंबर होते हैं फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी मेंबर होते हैं 5 साल के लिए मतलब इलेक्ट किए जाते हैं। द काउंसिल इलेक्ट इट्स ओन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years के लिए फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, मतलब मेंबर से ही चुने जाते हैं, ठीक है। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन 2 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है वीवीपैट से रिलेटेड। मैंने बताया मतलब डिस्कस किया था वहाँ पे। ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट होते हैं इसमें। वीवीपैट प्रिंटर होता है एंड वीवीपैट जो स्टेटस होता है डिस्प्ले जिसमें किया जाता है, ठीक है, जिसे VSDU बोलते हैं, वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। अटैच होता है विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अलाउ करता है वोटर टू वेरीफाई द देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंटेड। और यहाँ पे कंटेन होता है सीरियल नंबर होता है उसमें स्लिप में प्रिंटेड, नेम होता है, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, नॉट द नेम ऑफ द वोटर, नेम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में वीवीपैट क्या करता है, जो प्रिंटेड स्लिप होती है ऑटोमेटिकली गेट कट्स फॉल इन द सील्ड बॉक्स में, यहाँ पे मतलब वो गिरती है एंड द रन ऑन पावर पैक बैटरी से रन होता है ये वीवीपैट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई किया था अमेंडमेंट कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961 का ऑन अगस्त 2013, जो इनेबल करता है कमीशन टू यूज़ द वीवीपैट विद द EVM। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में 2019 में क्या हुआ था, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया था फॉर द इलेक्शन कमीशन टू कैरी आउट द फिजिकल काउंटिंग ऑफ द वीवीपैट स्लिप इन 5 रैंडम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs इन ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन लोकसभा 2019 को, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दैट देयर शॉल बी कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन होगा, ऐसा आर्टिकल 338B में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC बोलते हैं। NCBC कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन होते हैं यहाँ पे, सॉरी एक मिनट,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चेयरमैन होते हैं एंड वाइस चेयरमैन होते हैं एंड 3 अदर्स मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एनसीबीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स हु शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कंडीशन क्या है ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन की, वाइस चेयरपर्सन की एंड अदर मेंबर्स की। जो कंडीशन सर्विस एंड टेन्योर होता है ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द मेंबर अपॉइंट शाल बी सच एज प्रेसिडेंट मे बाय द रूल डिटरमाइंड, मतलब ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है बाय द रूल डिटरमाइंड। और यहाँ पे जो कमीशन है shall or while investigating any matter or inquiry into any complaint have all the powers of the civil court trying suit and in particular respect of the following मैटर्स, नेमली यहाँ पे मैटर्स दिए कौन कौन से इसमें वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, समन कर सकता है एंड एनफोर्सिंग कर सकता है अटेंडेंस ऑफ द एनी पर्सन from any part of the India examining him or oath, requiring the discovery and production of the any document, receiving evidences on affidavits, requisition of any public records or copy thereof from any court of office, issue कर सकता है कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। जो नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है NDSA, इसका एम है प्रोवाइड करना एनेबलिंग प्रोविजन एंड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोएक्टिव एंड ओपन एक्सेस टू डाटा जनरेटेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटीज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दिस पॉलिसी इज टू फैसिलिटेट access the government of India own shareable data along with its usage information in the machine readable form through a wide area network all the countries in the periodical updated manner within the framework various related policies होती हैं, acts होते हैं, rules होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये thereby permitting a wide accessibility and the usage of the public। नेशनल डाटा शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी अप्लाई करता है ओल्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्रिएटेड, जनरेटेड, कलेक्टेड और आर्काइव्ड using the public fund provided by the government of India directly through the authorized agency by the various मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी एंड ऑटोनोमस बॉडी द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द सर्विंग नोडल फंक्शन है यहाँ पे ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पॉलिसी through close collaboration with the all the central ministry and department of electronic and information technology by creating data.gov.in थ्रू द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्व करता है एज द नोडल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, सिटीजन चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है सिस्टमेटिक एफर्ट टू फोकस ऑन द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द इट्स सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सर्विस, इंफॉर्मेशन, चॉइस एंड कंसल्टेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, ग्रीवेंसेस रिड्रेसेस। जो ग्रीवेंस रिड्रेस होते हैं, कर्टिसी होती है, वैल्यू ऑफ मनी और दिस आल्सो इंक्लूड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सिटीजन्स फॉर फुलफिलिंग द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिटीजन चार्टर इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल होता है एंड देयर फॉर इज़ नॉट जस्टिकेबल है, ठीक है। ये जस्टिकेबल नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है, सॉरी, ये नॉन लीगली एनफोर्सेबल है एंड नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। और ये जो टूल होता है फैसिलिटेट करता है डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज टू द सिटीजन विद द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, क्वालिटी, टाइम फ्रेम्स एंड विद द कमिटमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स क्लाइंट। उसके बाद यहाँ पे जो सिटीजन चार्टर्स डज नॉट itself create a new legal rights and it surely help in the enforcing existing right। यहाँ पे कुछ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। जो सिटीजन चार्टर होता है शुड आल्सो स्टिपुलेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्टर। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट टू फॉर्मुलेट द ऑपरेशनलाइज सिटीजन चार्टर इन द सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चार्टर्स एज वेल एज देयर इवैल्यूएशन। सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस के बारे में विजिलेंस कमीशन के बारे में यहाँ पे अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, मॉनिटर करता है ऑल द विजिलेंस एक्टिविटीज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडवाइजिंग करता है वेरियस अथॉरिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज करता है इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यू करता है, रिफॉर्म देयर विजिलेंस वर्क। CVC सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट इन February 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। हेड किया जाता है बाय द जो हेड किए गए थे उस टाइम पे श्री के संथानम, ठीक है, संथानम
इन 2003 को 3 में इसको पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, सीवीसी एक्ट कॉन्फर्म किया गया था और जो स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे मिला था सीवीसी को, पहले नहीं था ये, ठीक है, और बाद में बना 2003 में। सैलरी एंड अलाउंसेस जो होती है पेएबल टू एंड अदर कंडीशन सर्विस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शॉल बी सेम एज द ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं सेम दोज मेंबर ऑफ द यूपीएससी के जैसे मेंबर होते हैं, उसी तरीके से इसको भी मेंबर होते हैं। और जो एक्सपेंसेस होते हैं कमीशन इंक्लूडिंग एनी सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन पेएबल होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द सीवीसी एंड विजिलेंस कमिश्नर सेक्रेटरी एंड स्टाफ कमिश्नर शॉल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसे चार्ज होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, सेंट्रल हिंदी कमेटी, सेंट्रल हिंदी कमेटी और केंद्रीय हिंदी समिति कॉन्स्टिट्यूट की गई थी टू ब्रिंग द अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन द वर्क प्रोग्राम्स रिलेटेड, जो डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन एंड प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ द हिंदी के यूज़ करने के लिए एंड ऑफिशियल पर्पस बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो पावर है मतलब इट हैज़ पावर, मतलब इन्हें पावर है टू अपॉइंट सब कमिटी एंड को ऑप्ट एडिशनल मेंबर्स इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यू दिल्ली में और कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2017 में फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का है, फॉलोइंग आर द एंटाइटल टू फ्री लीगल सर्विसेज मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के होते हैं। और यहाँ पे जो विक्टिम ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग और बेगर रेफर किए गए थे इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वुमन एंटाइटल फॉर द फ्री लीगल रेस्पेक्टिव ऑफ द हर इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस। चाइल्ड भी एलिजिबल होते हैं फ्री लीगल एड टिल द एज ऑफ द मेजोरिटी 18 ईयर तक, ठीक है। उसके बाद में मेंटली इल और अदरवाइज डिफरेंटली एबल पर्सन भी इसमें ये एलिजिबल है, ठीक है। सो लीगल एड सर्विस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ पे जो हार्ट ऑफ द गवर्नेंस 2009 में आइडेंटिफाई किया गया बैरियर टू द गुड गवर्नेंस इन इंडिया। मतलब जो गुड गवर्नेंस के बैरियर कौन से हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, एटिट्यूडनल प्रॉब्लम ऑफ द सिविल सर्वेंट, ठीक है। एटिट्यूडनल प्रॉब्लम ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड टेपिज्म है, ठीक है। द परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन सिस्टम विद इन द गवर्नमेंट हैव नॉट इफेक्टिवली स्ट्रक्चर द कॉम्प्लेंसी that the system will have the result in the employee adopting an apathetic or lackadaisical attitude towards the citizens and their grievances. Low level awareness है of the rights and duties citizens, और ये similarly low levels compliance है by of rule by the citizens also act as an impediment to the good governance. जो सिटीजन्स होते हैं वो भी मतलब लो लेवल्स ऑफ कंप्लेंस करते हैं, जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो अच्छी तरीके से नहीं करते। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड रूल्स, सो ये बैरियर्स है गुड गवर्नेंस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यूपीएससी रिलेटेड है। कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट। सो यहाँ पे जो सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज पोस्ट फॉर द प्रमोशन ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। All disciplinary matters affect करते हैं person serving under the government of India in the civil capacity, including memorials or petition relating to such matter as given. सो यहाँ पे नीचे दिए गए सेंसर जो होते हैं सेवरल डिसअप्रूवल, विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट, विथहोल्डिंग प्रमोशन, रिकवरी, पेक्यूनरी लॉस, रिडक्शन टू द लोअर सर्विसेज, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज। सो यहाँ पे ये डिसिप्लिनरी मैटर मतलब दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो यूपीएससी है नॉट कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर, मतलब इस मैटर में कंसल्ट नहीं किया जा सकता है वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन फेवर ऑफ द एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन। और जो क्लेम्स होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस बोर्ड और विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैनशिप ऑफ मेंबरशिप ऑफ द कमीशन और ट्रिब्यूनल के जो पोस्ट होते हैं ऑफ द हाई डिप्लोमेटिक नेचर इन बल्क ग्रुप सी एंड डी के, ठीक है। और विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन टेम्पररी ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू ऑफिस इफ द पर्सन अपॉइंटमेंट इज नॉट लाइकली टू होल्ड पोस्ट मोर देन 1 ईयर। ASER के बारे में यहाँ पे दिया एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल सर्वे। इसका एम है प्रोवाइड रिलायबल एनुअल एस्टिमेट ऑफ द चिल्ड्रन स्कूलिंग स्टेटस एंड बेसिक लर्निंग लेवल्स ऑफ ईच स्टेट एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया। ये पब्लिश किया गया था
एनजीओ प्रथम, ठीक है। सो अभी पता चल गया, एनजीओ प्रथम द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे है इन इंडिया का, एंड ओनली एनुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है चिल्ड्रन लर्निंग आउटकम्स अवेलेबल इन इंडिया टुडे। फर्स्ट AASER पब्लिश किया गया था, वॉज पब्लिश इन 2005। जो ASER 2019 का यहाँ पे दिया है रिपोर्ट, reported on the preschool and school status of the children in the age group 4 to 8 years in 26 rural district। यहाँ पे क्या हुआ है कि with a district with a rural population greater than 70% across the 24 states। जो रिपोर्ट फोकस करते हैं अर्ली ईयर्स एंड एम्फेसिस करता है डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग फैकल्टीज, बिल्डिंग मेमोरी चिल्ड्रंस नॉट करंट नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे फोकस किया जाता है कॉग्निटिव स्किल रादर देन सब्जेक्टिव लर्निंग। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन द अर्ली ईयर्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस टू बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी एबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं कंपल्सरी वोटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, और यहाँ पे जो आइडिया है वोटिंग रिजल्ट इन द हायर डिग्री ऑफ द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड एज इट इज़ बेस्ड ऑन द हायर वोटर टर्नआउट। आर्गूमेंट अगेंस्ट द कंपल्सरी वोटिंग के कुछ आर्गूमेंट देख लेते हैं। वोटिंग इज द सिविल राइट इन द इंडिया रादर दैन द सिविक ड्यूटी। और जो राइट टू वोट है एक इंडिविजुअल राइट है विद एवरी सिटीजन कुड डिसाइड वेदर टू एक्सरसाइज और नॉट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड पार्ट टास्किंग पार्टीज जो होती हैं विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग वोटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था NCBC, और इट इज़ दस द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करती है ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द SC एंड इवेल्युएट द वर्किंग, इंक्वायर करते हैं स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रिवेशन ऑफ द राइट सेफगार्ड्स ऑफ द SC। सो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब कौन अपॉइंट किया, मतलब जो अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, मतलब जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उन्हें कौन अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। सो गवर्नर द्वारा किया जाता है, बट जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये भी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था 2019 का, रिमूवल ऑफ फिक्स टर्म किया था, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। और डिटर्मिनेशन सैलरी की थी, ठीक है। और यहाँ पे जो अमेंडमेंट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द सैलरीज अलाउंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन सर्विसेज एंड द सेंटर एंड स्टेट CIC एंड IC। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हाथ में पावर रखे हैं ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सो EVM से रिलेटेड हमने पढ़ा था, ठीक है। सो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, की कंपोनेंट्स सेवोत्तम। सो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर, सर्विस डिलीवरी प्रिपेयरनेस, अचीवमेंट, रिजल्ट एंड साउंड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडस मैकेनिज्म है। सो उसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आपको सिर्फ उसके कंपोनेंट पता होने चाहिए। और यहाँ पे जो 17 का है इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। द कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस S सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट इंटर स्टेट council as an independent national forum consultation with the mandate will define in the accordance with the article 263 में दिया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे परसुएंट टू द रिकमेंडेशन द इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप किया गया था अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है, 1990 का है। यहाँ पे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मेंबर्स चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑल द स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी होते हैं यहाँ पे, हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पे प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिलेशन टू एनी स्टेट। गवर्नर शॉल बी इन्वाइटेड किए जाते हैं टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द
council. 6 minister of the cabinet rank in the union council of the minister to be nominated किए जाते हैं यहाँ पे by the prime minister द्वारा. और जो standing committee है of interstate council has been set up की गई थी 1996 में for the continuation consultation and processing matter for the consideration of the interstate council. और यहाँ पे हेड किया गया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर द्वारा, ठीक है. और यहाँ पे जो GST काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 15 सितंबर 2016 को अंडर द आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चेयरमैन यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. मेंबर्स यहाँ पे होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंचार्ज रेवेन्यू एंड फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर भी होते हैं. जोनल काउंसिल के बारे में यहाँ पे दिया, दे आर द स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, जोनल काउंसिल. और यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का, ध्यान में रखना. और एक्ट डिवाइड करता है कंट्री इनटू 5 जोन, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड प्रोवाइडेड जोन काउंसिल फॉर ईच जोन, ठीक है. यहाँ पे चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दिस काउंसिल, यूनियन होम मिनिस्टर, ध्यान में रखना. वाइस चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंक्लूड इन ईच जोन एज एक्ट एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जोनल काउंसिल फॉर दैट जोन बाय द रोटेशन, ईच होल्डिंग ऑफिस ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर तक, मतलब ये होल्ड करते हैं ऑफिस. मेंबर्स यहाँ पे है चीफ मिनिस्टर, 2 अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट, 2 मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग द जोन. और यहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्लानिंग कमीशन. Each of the zonal council, chief secretary and other office development commissioner nominated by the each state schedule. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में यहाँ पे दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, बट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 का, ठीक है. तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज़ द नोडल एजेंसी है फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट होते हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. काउंसिल कंप्राइज करता है गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. यूनियन होम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, ध्यान में रखना. यूनियन होम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसे डोनेयर बोलते हैं, ये वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है. गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में ये किया था हमने. एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क टू असेस करता है स्टेट गवर्नेंस इन ऑल द स्टेट यूटी विच एनेबल्स रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट कोऑपरेटिव पिक्चर. और यहाँ पे अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या दिया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, ये कंट्रीब्यूट करता है टू ट्रैकिंग द प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट द स्टेट लेवल, आइडेंटिफाई करता है आइडेंटिफाई सेक्टर एंड इंडिकेटर्स आर द डायरेक्टली लिंक करता है टू सम क्रिटिकल SDG. और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पब्लिक ग्रीवेंस DARPG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर है विद द सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस CGG हैदराबाद इज डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस इंडेक्स. उसके बाद में यहाँ पे 19 पर आते हैं. ये पॉलिट ब्यूरो ऑफ द CPI मार्क्सिस्ट ने अर्ज किया था गवर्नमेंट इशू करने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द जेनरिक वर्जन ऑफ द रेमडेसिविर, ठीक है, एज एन एंटीवायरल ड्रग बीइंग यूज्ड टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट. और विपो ये डिफाइन करता है पेटेंट एज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशन, ठीक है, और विच इज़ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड द जनरल न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग. और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंपल्सरी लाइसेंस हैज़ गिवन चैप्टर 16 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट, ठीक है, 1970 का. कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है, आर ऑथराइजेशन गिवन टू द थर्ड पार्टी बाय द कंट्रोलर जनरल टू मेक द यूज और सेल पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यूज द पर्टिकुलर प्रोसेस दैट हैज़ बीन पेटेंटेड विदाउट द नीड ऑफ द परमिशन ऑफ द पेटेंट ओनर, ठीक है. दिस कंसेप्ट इज रिकॉग्नाइज बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल विथ एक्सप्रेस मेंशन इन बोथ Indian Patent Act 1970 and TRIPS Agreement Act, इस दोनों में दिया है, ठीक है. एज पर द सेक्शन 84 एनी पर्सन regardless of the whether he is holder of the license of that patent can make a request to the controller of the grant of the compulsory license on expiry of the 3 years when any of the following condition the reasonable requirement of the public with respect to the patent invention have not been satisfied and the patent invention is not available to the public at reasonable affordable price. Patent invention not work in the territory of the India. So compulsory license जो होता है can also be issued suo motu by the controller under the section 92, ध्यान में रखना. इंडिया फर्स्ट एवर कंपल्सरी लाइसेंस वॉज ग्रांट किया गया था बाय द पेटेंट ऑफिस मार्च 9, 2012 में टू
नाटको फार्मा फॉर द जेनरिक प्रोडक्शन, बेयर कॉपरेशन नक्सवर लाइफ सर्विंग मेडिसिन यूज़ की गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लीवर एंड द किडनी कैंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट PFMS वेब बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, ट्रैक करता है पेमेंट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डेवलप किया गया था एंड इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ पे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है PFMS का, टू फैसिलिटेट करता है साउंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है एफिशिएंट एंड फंड फ्लो सिस्टम एज वेल एज द पेमेंट कम अकाउंटिंग नेटवर्क, और ये लीड करता है टू द बेटर मॉनिटरिंग रिव्यू डिसीजन सपोर्ट टू द एनहांस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और ये इंटीग्रेशन बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ PFMS की इंटीग्रेशन है विद द बैंकिंग नेटवर्क इन द इंडिया के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 CIC के बारे में यहाँ पे हमने पहले ही देखा था, अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, और ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। CIC इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पे होते हैं एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते, अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर द चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और यहाँ पे जो पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद अ वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल सर्विसेज, इनमें ऐसे लोग यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, पब्लिक लाइफ में अच्छी मतलब वाइड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, साइंस में एंड टेक्नोलॉजी सोशल सर्विसेज में। और दे शुड नॉट बी MP MLA नहीं होने चाहिए इन एनी स्टेट ऑफ द यूनिटरी, और नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। CIC IC प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। और ये एलिजिबल नहीं होते अपॉइंटमेंट के रीअपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद में यहाँ पे वेरियस कमेटी दी है, गोरे कमेटी ऑन पब्लिक पुलिस ट्रेनिंग 1971 से लेकर 73 का है। यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था रिव्यू द स्टेट पॉलिसी ट्रेनिंग इन द कंट्री एंड सजेस्ट किया था इंप्रूवमेंट के लिए। रिव्यू कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म 1998 का है, ठीक है, सेटअप हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सेटअप किया था एग्जामिन करने के लिए नेशनल पुलिस कमीशन रिकमेंडेशन वेयर स्टिल रिलेवेंट दैट एनी मॉडिफिकेशन वेयर कॉल्ड फॉर। और पद्मनाभन कमेटी है पुलिस रिफॉर्म 2000 का है, एग्जामिन करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द पुलिस इन द न्यू मिलेनियम। उसके बाद में ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी, ये वेरियस कमेटी है सेटअप की गई थी इन द वेक ऑफ पाकिस्तान एग्रेशन इन द कारगिल के टाइम पे, ठीक है। और मालिमत कमेटी, ये भी रिफॉर्म से रिलेटेड है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2001 से 3 तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो डिफेंस मैनेजमेंट इन द कंट्री मेक सजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, ठीक है। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आर्टिकल 334 ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ओरिजिनली रिक्वायर्ड इन द रिजर्वेशन एंड इलेक्टेड सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1960 में सीज है, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यहाँ पे दिया है, इस्टेब्लिश किया गया था डिफाइंड इन द आर्टिकल 169 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और देयर इज़ अ नो प्रोविज़न कास्ट क्लास बेस्ड रिजर्वेशन इन द काउंसिल, ठीक है। और यहाँ पे पंचायत का 73 सभी को बताऊंगा 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 का एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन एवरी पंचायत, ठीक है। और राज्यसभा और काउंसिल ऑफ द स्टेट में अपर हाउस होता है, ये बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है। और यहाँ पे करंटली मैक्सिमम 245 मेंबर है, 233 इलेक्ट किए जाते हैं बाय द लेजिस्लेचर। और यहाँ पे 12 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट द्वारा, जो आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सर्विस सोशल सर्विसेज में होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। राज्यसभा डज नॉट हैव एनी सच कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, राज्यसभा में नहीं है, म्यूनसिपैलिटीज़ में रहता है। 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन सीट बेस्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं आसियान। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसके बाद में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये साफ्टा जिसे बोलते हैं, रीच 2004 में 12th सार्क समिट में इस्लामाबाद में पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे ये मर्कसर स्पेनिश है,
पोर्तुगीज़ में बोलते हैं इसे, ऑफिशियल सदर्न कॉमन मार्केट है इन साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक का। सो ये साउथ अमेरिकन का है, अफ्रीका का नहीं है था, ठीक है। सो दैट्स वाई ये गलत हुआ था। उसके बाद में इंडिया हैज़ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है मरकज़र के साथ में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए विथ एक्सप्लेनेशन। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ बट ये इम्पोर्टेंट है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।